कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। राहुल गांधी भी उसी से प्रभावित है। ये अपनी तन्हाई में शायद यही बात करते कि मैं पीएम होता तो ऐसा करता, मैं पीएम होता तो वैसा करता। पर आप जो करते वो पब्लिक नहीं चाहती है कि आप करें, इसलिए आप पीएम नहीं हैं। ये सिंपल सी बात नहीं समझ रहे हैं। और जो आप कर रहे हैं वो पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है। आज राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार को डील करना नहीं आता। पीएम मोदी पर देश को बेचने का आरोप लगा रहे हैं। अपनी पार्टी का इतिहास याद नहीं है कि जब सरकार थी आपकी पार्टी की तब मैं ऐसा होता तो कैसा करता वाला बात। आपको बताता हूं कि जब कांग्रेस गठबंधन यूपीए की सरकार थी तो अमेरिका के सामने किस तरह से कांग्रेस ने सरेंडर किया था। साल 2006 में भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी। अमेरिका के साथ इस संधि के दौरान भारत ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था। न्यूक्लियर डील के बाद अमेरिका ने कहा था कि भारत ने अपनी सैन्य और नागरिक गतिविधियों को अलग रखने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत ने अपने संपूर्ण नागरिक कार्यक्रम को इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के लिए पेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। यानी भारत ने एक तरह से अमेरिका के सामने पूरी दुनिया को कह दिया था कि आओ हमारा परमाणु कार्यक्रम देख लो, इंस्पेक्शन कर लो। यह सरेंडर नहीं था। अमेरिका से पिंकी प्रॉमिस खेल रहे थे कि हाँ हम नहीं करेंगे, हम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, आओ तुम्हारा जब मन करे तुम देख लो। यह सरेंडर करना नहीं होता है। भारत अपना परमाणु कार्यक्रम कैसे चलाएगा यह अमेरिका तय करेगा। आज बीजेपी ने कांग्रेस की पुरानी डील्स की फाइल खोल दी। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को, फिर मैं आपको कांग्रेस के जमाने की पुरानी डील्स तो बताऊंगा ही, साथ ही आज के नए भारत के सामने कैसे अमेरिका की ट्रेड डील भारत से जो हुई उसमें अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है, आपको वो भी दिखाऊंगा। मुझे लगता है सामान्य कूटनीति, सामान्य अर्थनीति और थोड़ी भी जानकारी यदि होती तो मुझे लगता है इस प्रकार की निराधार अपशब्दों का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब बेचता कौन है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं, वोल्कर रिपोर्ट, तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी को मिले सद्दाम हुसैन के द्वारा, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। किसको बेच रहे थे? इंडो यूएस न्यूक्लियर डील उस समय के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन स्टीवन वाइट के पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बाकायदा न्यूज आई कि कांग्रेस का एक नेता पहुंच के कहता कि हमने सारे पैसे का अरेंजमेंट कर लिया है। और एकमात्र मौका जब सदन के पटल के ऊपर सांसदों ने पैसा रख के कहा कि हमें यह पैसा दिया गया था ताकि उस डील को पास कराया जा सके। कौन देश को बेच रहा था? आप ये भी देखिए कि अमेरिका से जिस ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी इतना हल्ला मचा रहे हैं कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया, अगर सरेंडर ही किया होता तो अमेरिका ये सब बदलाव क्यों करता जो उसे आधी रात करना पड़ा। अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई उसमें कुछ बदलाव हुए हैं और ऐसे बदलाव जो सीधे सीधे भारत के फायदे के। 9 फरवरी को जो इंडिया यूएस ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी हुआ था उससे जुड़ी फैक्ट शीट को लेकर अमेरिका ने बदलाव किए हैं और इन बदलावों को जारी किया। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने ट्रेड डील को लेकर जो अपडेट जारी किया उसमें 3 बड़े बदलाव हैं जो सबके सब भारत के पक्ष में। पहला बदलाव, अमेरिका की तरफ से पहले कहा गया था कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन 45 लाख करोड़ के प्रोडक्ट खरीदने के लिए कमिटेड है, यानी प्रतिबद्ध है। भारत की सरकार कहती रही कि हमने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। अब देखिए कि अब नए बयान में कमिटेड यानी प्रतिबद्धता की जगह इंटेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी भारत का इरादा है कि वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदेगा। यानी भारत ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। इरादा तो हम किसी के साथ कुछ भी करने का रख सकते हैं, खरीदने का रख सकते हैं। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है। इससे यह साफ हो गया कि भारत पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है कि वो $500 बिलियन का सामान खरीदेगा ही खरीदेगा। और हमने पाठशाला में आपको यह बताया था। लेकिन राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि अरे $500 बिलियन का सामान भारत क्यों खरीदेगा। दूसरी बात, डील को लेकर पहले कहा गया था कि भारत अमेरिका की कुछ दालों पर टैरिफ को खत्म करेगा या कम करेगा, लेकिन अब कुछ दालों के शब्द को भी अमेरिका ने अपनी फैक्ट शीट से हटा दिया। इसका मतलब यह है कि दाल पर टैरिफ कम करने की बात ऑफिशियल फैक्ट शीट में नहीं रही। यानी अमेरिका या तो झूठ बोल रहा था या गुमराह कर रहा था और उसको पीछे हटना पड़ा क्योंकि भारत अड़ गया कि ये क्या लिखे हो, हटाओ इसको। तीसरा बदलाव, पहले के बयान में यह बात कही गई थी कि भारत अपने डिजिटल सर्विस टैक्स को हटा देगा, लेकिन नए बयान में भी इस लाइन को हटा दिया गया। जबकि राहुल गांधी लोकसभा में संसद में यह आरोप लगा रहे थे कि भारत तो डिजिटल टैक्स हटा देगा, लेकिन नए बयान से यह लाइन भी हट गई।
यानी डील पर साइन होने से पहले यह बदलाव किए गए हैं और बहुत संभव है कि डील इन शब्दों पर भारत ने आपत्ति जताई होगी कि फिर कुछ बातें जो तय नहीं थी उसे कैसे डाल दिए जे तुम। तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, भारत पीछे नहीं हटा। इसमें सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव दालों को लेकर है, क्योंकि अमेरिका और भारत की डील का ट्रिगर पॉइंट ही यही है कि भारत एग्रीकल्चर के सामने नहीं झुकेगा। दूसरी बात यह है कि भारत अपनी दाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से भी दाल मंगवाता है, लेकिन उसमें अमेरिका प्रमुख सप्लायर नहीं है। फिर भी सिंबॉलिक तौर पर दाल को शामिल करना रेड लाइन क्रॉस करने जैसा था, जिसे अमेरिका को सुधारना पड़ा है। अब कोई राहुल गांधी से पूछे कि नरेंद्र मोदी चोक हो गए हैं, एप्स्टीन फाइल है, ये फाइल है, वो फाइल है, तो अमेरिका काहे पीछे हटा, काहे ये सब हटाया? अगर मोदी क्लच में है उनके, तो अमेरिका क्यों पीछे कदम खींच रहा है? उसको क्यों बदलाव करना पड़ रहा है? पर यह बेसिक लॉजिक की बात है जो उधर से आएगी नहीं। राहुल गांधी बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि अमेरिका भारत में दखल दे रहा है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी अमेरिका के दबाव में है, इसलिए ट्रेड डील की है। लेकिन जब कांग्रेस का जमाना था तब भारत में अमेरिका किस तरह से दखल देता था उसके बारे में भी आपको याद दिलाता हूं। इंटेलिजेंस लेखक पॉल एम मैगर ने अपनी किताब स्पाइंग इन साउथ एशिया, ब्रिटेन, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया सीक्रेट कोल्ड वॉर में इसके बारे में डिटेल में लिखा है। पॉल एम मैगर ने भारत में अमेरिकी राजदूत डेनियल पैट्रिक मोनिहान की किताब का जिक्र किया है और कहा है कि डेनियल पैट्रिक मोनिहान ने 1978 में अपने मेमोयर में अ डेंजरस प्लेस में कंफर्म किया है कि सीआईए ने 2 बार भारत की राजनीति में दखल दिया। इस किताब में दावा किया गया है कि दोनों ही बार सीआईए ने सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को पैसे दिए हैं, जिससे वो केरल और पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकारों को हरा सके। राजदूत डेनियल पैट्रिक एक घटना का जिक्र करते हुए गंभीर आरोप लगाते हैं कि एक बार तो सीआईए ने कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते सीधे इंदिरा गांधी को पैसे दे दिए थे। यह इस किताब में लिखा है बॉस। बात इतनी भर नहीं है। जवाहरलाल नेहरू को लेकर यह आरोप लगाए जाते हैं कि वो तो भारत में इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के पक्ष में नहीं थे। नेहरू नहीं चाहते थे कि भारत का अपना खुद का इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इंटेलिजेंस लेखक पॉल एम मैगर ने अपनी किताब स्पाइंग इन साउथ एशिया में लिखा कि जुलाई 1950 में नेहरू यह जानकर उलझन में थे कि क्या भारत को भौगोलिक रूप से फैले हुए इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और क्या भारत इसे अफोर्ड कर सकता है। नेहरू ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हमें इंटेलिजेंस सर्विस को बड़े पैमाने पर फैलाने की जरूरत है, यह हमारी क्षमता से बाहर है। अब बीजेपी सब याद दिला रही है कि सरेंडर करना किसको कहते हैं, ये इन किताबों में पढ़िए। आप यह भी देखिए कि 1960 के दशक में भारत का हाल क्या था। उस समय देश पर कांग्रेस की ही सरकार थी और यह वो दौर था जब अमेरिका से आने वाले गेहूं से देश के लोगों का पेट भरा जा रहा था। 1960 के दशक में भारत सूखे से जूझ रहा था। उस समय देश PL 480 डील के तहत अमेरिका पर निर्भर था। इस डील को फूड फॉर पीस कहा जाता था। इसके तहत विकासशील देशों को अमेरिका मदद करता था। PL 480 गेहूं लाल रंग का घटिया गुणवत्ता वाला गेहूं था जो मदद के नाम पर अमेरिका भारत की पब्लिक को दे रहा था। अमेरिका ने उस समय शिप टू माउथ नीति अपनाई थी। हर महीने तय होता था कि अनाज आएगा या नहीं। अमेरिका इस मदद के बदले भारत पर शर्तें ठोक रहा था। अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत को अपने रुपए को डीवैल्यू करना होगा। अगर भारत रुपए का अवमूल्यन नहीं करेगा तो मदद नहीं मिलेगी। 1966 में अमेरिकी मदद के बदले रुपए का अवमूल्यन कराया गया। बांह मरोड़ दी गई भारत की उस समय की सरकार की। यह राहुल गांधी को पता नहीं होगा शायद, या जानते हैं तो बता नहीं रहे। 6 जून 1966 को रुपए में 57.5% का अवमूल्यन हुआ, जिससे $1 की कीमत 4.76 रुपए से बढ़कर सीधे 7.5 रुपए हो गई। देश ने इसे अपमान की तरह लिया, आत्मसमर्पण की तरह महसूस किया। रुपए के अवमूल्यन का विरोध उस समय कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने भी किया। के कामराज ने इसे पश्चिमी साम्राज्यवाद के आगे सरेंडर जैसा बताया। वामपंथी दलों ने इंदिरा को वर्ल्ड बैंक की कठपुतली तक कह दिया था। यह है कांग्रेस का सरेंडर वाला इतिहास, जब भारत में अमेरिकी दखल हद से ज्यादा था। सीआईए से पैसा लेने का आरोप लगता था। अमेरिका के कहने पर रुपये का वैल्यू गिरा दिया जाता था। दुनिया भर की परिस्थिति से रुपये की वैल्यू गिरे तो समझ में आता है, अमेरिका के कहने पर गिरा दिए आप। राहुल गांधी ने आज एप्स्टीन फाइल को लेकर मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी पर सवाल उठाए। हरदीप पुरी ने भी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को पॉइंट वाइज जवाब दे दिया। सुनिए एक बार। 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York
for 8 years, I was invited to join the International Peace Institute. My boss in the IPI, Mr. Terje Rod Larsen, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. What am I telling Mr. Reid Hoffman on an email which is copied to Epstein? I'm saying I am now convinced more than ever that India today presents a terrific opportunity for internet-based economic activity. आज राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर बोलते हुए बांग्लादेश का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश के कपड़ों पर तो अमेरिका ने 0 टैरिफ कर दिया है, इससे तो अमेरिका में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने बांग्लादेश को लेकर आधी अधूरी बात बताई। सच क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी यह नहीं बता रहे कि बांग्लादेश ने किस कीमत पर अमेरिका से अपनी टेक्सटाइल के लिए 0 टैरिफ हासिल किया है। भाई, बांग्लादेश ने डील में एग्रीकल्चर, डेयरी और पोल्ट्री का मार्केट अमेरिका के लिए खोला है, तब जाके अमेरिका ने यह एहसान किया उस पर। राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि हम भी डेयरी, एग्रीकल्चर और पोल्ट्री खोल देते क्या? बांग्लादेश की तरह सरेंडर कर देते क्या? दूसरी बात तो यह है कि बांग्लादेश के सारे कपड़े जो अमेरिका में बिकेंगे सब पर 0 टैरिफ नहीं होगा। सिर्फ वही कपड़े जो अमेरिका से खरीदे गए कॉटन से बनेंगे उन पर अमेरिका 0 टैरिफ लगाएगा, बाकी पे 19% का टैरिफ है। दूसरी बात, अमेरिका जो कॉटन बांग्लादेश को बेचता है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। साल 2025 के शुरुआती 7 महीनों में बांग्लादेश ने अपने कुल कॉटन इंपोर्ट का सिर्फ 6% अमेरिका से लिया, जबकि 2024 में यह 11% था, यानी 11 से 6% पर आ गया। और लड़ाई सिर्फ 6% अमेरिकी कॉटन की है, क्योंकि वो जो 6% आ रहा है उसी पे 0% टैरिफ है, बाकी 94% पे थोड़ा ही है। तो उस 6% से क्या तूफानी काम हो जाएगा बांग्लादेश का, और उसने उसके लिए सरेंडर किया, सो अलग। इसके अलावा अमेरिका से आने वाले कॉटन में लॉजिस्टिक और लेंदी शिपमेंट की बड़ी दिक्कत रहती है, वो तो रातों रात नहीं खत्म हो जाएगी, इसीलिए बांग्लादेश वहां से कम कॉटन मंगाता है। अगली बात यह कि बांग्लादेश को अगर इस 0 टैरिफ का फायदा उठाना है तो उसे अपनी सप्लाई चेन को पूरी तरह से बदलना होगा। अभी बांग्लादेश अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए अमेरिका के मुकाबले ब्राजील, चीन और भारत पर ज्यादा निर्भर है। अगर आप बांग्लादेश का कॉटन इंपोर्ट देखें तो यह $2.5 बिलियन सालाना है, और इसमें भारत से 655 यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए, जो 655 मिलियन डॉलर का कॉटन आता है, आयात होता है, और अमेरिका से सिर्फ $255 मिलियन का। अमेरिका बांग्लादेश को रॉ कॉटन सप्लाई करता है, वो भी बहुत कम मात्रा में, जबकि भारत और चीन बांग्लादेश को यार्न्स और फैब्रिक सप्लाई करते हैं, जो बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग का बैकबोन है। यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बांग्लादेश के कपड़े 63% यूरोप के मार्केट में बिकते हैं। यूरोप बांग्लादेश की प्राइमरी मार्केट है, और इसलिए बांग्लादेश को अगर 0 टैरिफ का फायदा उठाना है तो उसे प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को बदलना होगा, जो इतना आसान नहीं होगा। तो 6% कॉटन जो अमेरिका से आता है उस पर 0% टैरिफ को ऐसा दिखा दिया राहुल गांधी जैसे बाप रे बाप, पूरा कॉटन, पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री 0% टैरिफ पे चलेगा।